नमस्कार। पीक इंस्टीट्यूट के हिंदी माध्यम के चैनल पे मैं ओम ढाल, आपका विज्ञान गुरु, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हमने एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और उनका प्रकार पूरा कर चुके हैं और हम लोग पाठ 2 में अभी हमारी यात्रा चल रही है। पाठ 2 के 4 वीडियो इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद है, तसल्ली से उनको देखें। ऑनलाइन पढ़ने का एक फ़ायदा है, आप किसी भी टीचर से सेम बात 50 बार बुलवा सकते हैं, नहीं समझ में आ रही है बार बार देख सकते हैं। वास्तविकता में हम कहते ज़रूर है कि तुम मुझसे 100 बार पूछो बता दूंगा, पर ये हम भी अंदर से जानते हैं कि भाई पूछ मत लेना। पर YouTube चैनल पे ये संभव है। आप मेरा वीडियो 100 बार देखो, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। तो आज हमारा है वीडियो नंबर 5 और आइए अब सीखना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रक्षाबंधन के त्यौहार की शुभकामनाएं दूंगा। भाई बहन के प्यार का ये पवित्र जो त्यौहार है, ये हमारे देश में अमन, शांति और खुशहाली लेकर आए। पीएच तंत्र के दैनिक जीवन में उपयोग, आज का हमारा टॉपिक है पीएच तंत्र। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग पीएच तंत्र पढ़ चुके हैं कि पीएच तंत्र, पीएच मशीन क्या है और वह काम कैसे करती है। तो पीएच तंत्र के दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि पीएच का मतलब होता है कोई भी विलयन या किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है, उसके आधार पर उसकी अम्लता और क्षारीयता तय होती है। यदि किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक है तो उसका पीएच अधिक होता है, उसका वह अम्लीय है, इसका पीएच का मान कम होगा और वह अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कम है तो उसका पीएच का मान बढ़ेगा और वह क्षारीय हो जाएगा। इसके लिए कल का वीडियो देखें। अब आज का वीडियो देखते हैं। देखिए, आमतौर पे हमारे दैनिक जीवन में ये जो पीएच तंत्र का कंसेप्ट है, ये कहाँ काम आता है। सबसे पहला है दंत क्षय, दांतों का खराब होना। तो देखिए प्यारे बच्चों, बचपन से ही आप लोगों ने ये देखा होगा कि मम्मी आपको सुबह उठाती है और कहती है कि चलो ब्रश करो, पहला काम ब्रश करो। होता ये है कि हम रात को जो भी भोजन खाते हैं उसके बाद में हमारे दांतों के बीच जो जगह होती है वहाँ पर रोटी के या सब्जी के, आलू के जो भी भोजन के कण हैं ना, वो पड़े रहते हैं। रात भर हमारा मुंह बंद रहता है और अनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु जो है वो हमारे मुंह के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू कर देती है, जिससे इस भोजन का किण्वन शुरू हो जाता है, ग्लूकोज का किण्वन शुरू हो जाता है और इससे अम्लीयता बढ़ती है मुंह की। और मुंह के अंदर अम्लीयता बढ़ने की वजह से होता क्या है, हमारे दांतों के अंदर एक बहुत मजबूत आवरण है जिसका नाम है इनेमल। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि 1 नंबर में सीधा सीधा पूछा गया है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है। इनेमल ही है सबसे कठोरतम, सबसे मजबूत है। परंतु जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति ब्रश नहीं करता और मुंह में वो अम्ल बनता है, वो धीरे धीरे इनेमल को कमज़ोर करता रहता है। और कमज़ोर हुआ ये इनेमल, फिर कभी दांतों पर कोई दबाव पड़ता है, कोई हार्ड चीज़ दांत के नीचे आती है तो दांत उस चीज़ को नहीं तोड़ते, वो चीज़ दांत को तोड़ देती है और दांत धीरे से दरकने लग जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो दंत क्षय की वजह से इनेमल कमज़ोर होता है और धीरे धीरे दांत टूटने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। अच्छा, दांत जब कमज़ोर होते हैं तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं वो संक्रमित कर देते हैं, उस जगह धीरे धीरे दांत गलने लग जाता है और वहाँ पर काला धब्बा बन जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कैविटी, और टीवी ने इसको आपको बहुत अच्छे से बताया होगा। डॉक्टर आते हैं, एक बच्चा कहता दांत में दर्द है, फिर डॉक्टर कहता है ओहो आपके मुँह में तो कैविटी है। तो दांत खराब हो जाना मुंह की अम्लता का एक बड़ा कारण है। इसी वजह से सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं ब्रश। टूथब्रश पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हम उसको ऐसे मुंह में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, झाग बनते हैं, झाग बनते हैं, इसका मतलब है इसमें थोड़ा क्षारीय गुण है। जी हाँ, आप सही पहुंच गए हो। हम मुंह में बना हुआ है अम्ल और हमने काम में लिया है क्षारीय टूथपेस्ट। तो इससे क्या होता है, मुंह का पीएच वापस बैलेंस हो जाता है,
और इसी वजह से हम लोग टूथपेस्ट करते हैं ताकि मुंह के अंदर जो अम्ल बना है वो धीरे धीरे कम हो जाए और साथ साथ में दांतों के बीच फंसा हुआ जो हमारा भोजन के कारण है वो भी वॉश आउट हो जाए। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला, एसिडिटी यानी अति अम्लता, उदर की अति अम्लता, गैस्ट्रिक एसिडिटी। जब कोई व्यक्ति, जैसे कई बार हम लोग ज़्यादा वार त्योहार शादी ब्याह के अंदर ज़्यादा तेलीय भोजन खा लेते हैं, ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, घी ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे हमारे पेट को उस भोजन को पचाने में दिक्कत आती है और उस भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में HCl छोड़ा जाता है। मैंने आपको समझा रखा है, हमारे पेट की इनर लाइनिंग में एक म्यूकस लेयर होती है, वो लेयर उस HCl से हमारे पेट को पाचित होने से रोकती है, पर ज़्यादा मात्रा में HCl आने की वजह से वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन जो होंगी ना, उसकी वजह से हमें दर्द होना, यहाँ कलेजे में दर्द होना, पेट के अंदर गैस बनना, डकारे आना, ये सब असहजता पैदा होगी और उसी को ही कहते हैं एसिडिटी। यहाँ जलन होने लग जाती है फूड पाइप में, और कई बार खाना वापस, मारवाड़ी में कहते हैं गुचल की आना, खाना वापस उछल करके मुंह में आने लग जाता है, उल्टी करने का मन करता है। तो एसिडिटी होने की वजह क्या कारण है? कारण एक ही है, डाकी की तरह मत खाओ, आराम से खाओ, भोजन जितना आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जीने के लिए जितना खाना है उतना खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो एसिडिटी अगर हो गई है तो क्या करें? इसके लिए पेट में अम्ल बन गया है, उसको उदासीन करने के लिए क्षार खाना पड़ेगा। तो ऐसा क्षार जो कि हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, हम वो खा सकते हैं, जिसके अंदर ये है हमारा, एक तो हम खाने का सोडा खा सकते हैं और एक है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये चीज़ें खाई जा सकती है, इससे पेट की एसिडिटी कम हो जाती है। मुझे याद आ रहा है, जब ये चीज़ें तो अब विज्ञान पढ़ने की वजह से हम जानने लगे, पर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ी थी, बावजूद उसके वो क्या करते थे, जैसे सेंधा नमक होता है, वो सेंधे नमक की तली ले लेते थे, क्योंकि वो नमक थोड़ा सा क्षारीय गुण रखता है, तो उसकी तली लेने से वो थोड़ी एसिडिटी कम हो जाती थी। चलिए, तो एसिडिटी हमें समझ में आ गई और उसको उदासीन करने के लिए क्षार खाना है। दांत खराब होते हैं तो पेस्ट करना है ताकि दांतों की, मुंह का इन्वायरमेंट एसिडिटी ना रहे, एसिडिक ना रहे। खेत और बगीचे की मिट्टी का पीएच जांच करके उचित फसल में लाभ लेना। हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक लगा रखे हैं, तो ऐसे बच्चे जो कक्षा 11-12 में एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं उनके लिए सूचना है। लड़कियों को एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाने के लिए सरकार अच्छी स्कीम्स लेकर आ रही है और उनको नगद छात्रवृत्ति है। तो ऐसे बच्चे जिनके गांव में या कस्बे में एग्रीकल्चर फैसिलिटी उपलब्ध है, तो लड़कियों को ये ज़रूर लेना चाहिए और लड़कों को भी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इतनी बड़ी आबादी के भोजन के लिए हमेशा एग्रीकल्चर पे हमारा निर्भरता रहेगी। इस सेगमेंट में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। हो सकता है, देखिए आपको याद होगा किसी टाइम में गानों के लिए कैसेट चला करते थे, वो वॉश आउट हुआ तो बाद में सीडी प्लेयर आ गए, सीडी प्लेयर भी ख़त्म हो गए तो बाद में मेमोरी कार्ड आ गए, और अब इतने बड़े बड़े मेमोरीज आ गई है कि मेमोरी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में फिर भी कोई चीज़ 10 साल राज करती है, फिर ख़त्म हो जाती है, पर कृषि के अंदर तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए, खेत की मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पहले क्या करता है, खेत की मिट्टी के सैंपल लेकर के सॉइल केमिस्ट जो है वो जांच करते हैं, और वो भारत सरकार के या राजस्थान सरकार के कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये सुविधा है। लैब के अंदर मिट्टी की जांच करके निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और वो किसानों को दिया जाता है कि आपकी मिट्टी की ये प्रॉपर्टीज़ है, उसमें ये अम्लीयता है, ये क्षारीयता है। अगर आपके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं या परिवार में कोई भी करता है, तो आप उनको सूचना दीजिएगा कि कृषि पर्यवेक्षक जो हैं उनसे आप संपर्क करें। ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, आप अपने खेत की मिट्टी की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। और अब उन्हीं से आप पूछिएगा, कृषि पर्यवेक्षक से, क्योंकि ये उनका काम है और वो इसके अंदर ट्रेंड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनसे पूछिए, मेरी खेत की मिट्टी ऐसी है, कौन कौन सी फसलें इसमें काम करेंगी। मेरे खेत की मिट्टी क्षारीय है, कौन कौन सी फसलें क्षारीय मिट्टी में अच्छी रहती है। तो खेत और बगीचे की मिट्टी का पीएच ज्ञात करके हम अच्छे पौधे, अच्छी फसलें लगा सकते हैं।
अब एक साल एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं डी पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि एक दूध बेचने वाला यदा कदा अपने दूध की कैन के अंदर खाने का सोडा मिलाता है, क्या कारण है? देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने इस साल नियम निकाल दिया है कि जो पेपर बनेगा ना वो कॉम्पिटेंसी बेस बनेगा, यानी आप लोगों की बुद्धि के आधार पे पेपर बनेगा, ना कि रट्टू तोतों के आधार पे। मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा फैक्चुअल नहीं आएगा, घुमा के पूछा जाएगा। जो चीज़ आपकी किताब में नहीं है वो भी आ सकती है, पर हाँ कंसेप्ट उसी आधारित होगा। तो ये दूध को फटने से बचाने के लिए दूध वाले भाई साहब दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर खाने का सोडा क्यों मिलाते हैं? ये बड़ी सिंपल सी बात है। दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, दूध के अंदर जो लैक्टोज शर्करा है उसको किण्वित करके लैक्टिक एसिड बनाता रहता है। एसिड बनने की वजह से दूध का प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है और हम कहते हैं दूध फट गया। मूलतः यही होता है, दूध के प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है और डीनेचर होने की वजह से सारी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और हम कहते हैं कि ये तो दूध फट गया है। उस दूध को फटने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि एसिड बनना कम करवाएं। अब जो एसिड बन गया है पहले उसको उदासीन करें, और इसीलिए दूध वाले भाई साहब उसके अंदर खाने का सोडा मिला देते हैं। वो क्षारीय प्रकृति का होता है जिससे हमारा दूध कुछ और 5-7 घंटे और चल जाता है। ई पॉइंट, कीट और पौधे अपनी सुरक्षा के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे लाल चींटी है उसमें एक अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दोनों ही नाम याद रखने। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी जब काटती है तो ज़्यादा जलन होती है, कई देर तक जलन होती है, तो वो इसी वजह से क्योंकि वो हमारी बॉडी में छोटा सा एक अम्ल की मात्रा डाल देती है और वो उतनी सेल्स को जलन पैदा करती है। और एक पौधा पाया जाता है नेटल का पौधा, और मुझे जहाँ तक ध्यान में आता है हमारे भी राजस्थान में एक पौधा पाया जाता है गंवार का पौधा। तो कभी अगर मन करे कि पौधों में फ़ोटो खिंचाना तो एक बार गंवार के पौधों के साथ में गले मिल लेना, 2 दिन तक खुजली नहीं जाएगी। गंवार के पौधे की पत्तियों पर भी इस प्रकार के कण होते हैं जो आपको ऐसे खुजली पैदा करेंगे। तो मूलतः पौधे भी और जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए अम्लीयता का काम में लेते हैं या क्षारीयता काम में लेते हैं। भंवरा है, ततैया है, ये भी डंक मारते हैं, उनके भी डंक के अंदर अम्लीय या क्षारीय रसायन होते हैं जिसकी वजह से हमें तेज दर्द होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी भाई अब हमें डंक लगा है तो क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं, उनके डंक में अम्लीय पदार्थ है उसको उदासीन करने के लिए क्षारीय लगाओ। पीले वाला जो एक टांटिया कहते हैं या ततैया कहते हैं वो डंक काटती है तो वो उसके अंदर क्षारीय उसका है केमिकल, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अम्ल लगाओ, उसका उदासीन हो जाएगा। तो अगर कोई कीड़ा या कोई पौधा जो है डंक मार दे तो उसको उदासीन करें, बस ये काम करें। अच्छा, उदासीन करने के लिए क्या काम में ले सकते हो? चीनी है, थोड़ा क्षारीय गुण रखती है, वो लगा सकते हो। आसपास कोई जर्दा खाने वाले अंकल ढूंढिए, उनके पास चूना होगा, वो चूना थोड़ा सा लगा लीजिए, या चौंक मिल जाए, चौंक क्षारीय प्रवृत्ति की है वो लगा लीजिए। और नहीं मिले तो कोलगेट मिल जाएगा, टूथपेस्ट मिल जाएगा, वो क्षारीय है वो लगा लीजिए। और कुछ नहीं मिले तो लोहे की चाबी और ताला मिलेगा, लोहे की कोई भी चीज़ उसको थोड़ा सा धूप में गर्म करें और उसके बाद में वो लगा लीजिए। गर्म होने से उसके कण ज़्यादा एक्टिव होंगे और वो जल्दी काम करेंगे। चलिए, इडली, भटूरे, ब्रेड, राबड़ी, कड़ी आदि ये सभी भोज्य पदार्थ है, ऐसे अनगिनत भोज्य पदार्थ है जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन यानी किण्वन का उपयोग करते हैं। और फर्मेंटेशन क्या है? मूलतः अम्ल और क्षार का तो कंसेप्ट है। बनी अमल रहा है, राबड़ी को मारड़ी में कहते हैं खाटो, तो दही, राबड़ी, छा, तो मूलतः क्या हुआ? दूध के अंदर फर्मेंट हुआ है। भोजन के पाचन में एचसीएल की जो भूमिका है वो भी इसी पीएच तंत्र का उपयोग है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 कंसेप्ट यहाँ बताए हैं, और भी कंसेप्ट हो सकते हैं। आप आराम से ठंडे माथे से सोचना, अपने आसपास वातावरण में देखना हमें से कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई ने लागू किया है तो 1-2 साल बाद स्टेट बोर्ड भी इसको लागू कर देंगे। पेपर बनाने के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा बौद्धिक स्तर पे ऐसे पेपर बनाएंगे जो बुक में ना हो करके आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले उदाहरण होंगे। आधे बोर्ड का मैटर हो चुका है, अब आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं।
दैनिक जीवन में उपयोगी लवण कौन कौन से हैं, ये टॉपिक अभी मैं खाली परिचय करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आगे क्या होगा, आगे वाला जो वीडियो होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा। सामान्य नमक लेंगे, उसको बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे और उसकी और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। धोने का सोडा लेंगे तो उसके बनाने की विधि लेंगे और उसके उपयोग पढ़ेंगे। आपको इन सभी के सूत्र याद होने चाहिए, इनके बनाने की विधि याद होनी चाहिए और इनके कम से कम 3 उपयोग याद होने चाहिए। एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि निम्न रसायन का आप उपयोग बताएं, रासायनिक विधि बताएं जिससे बनाए जा सकते हैं। सामान्य नमक सूत्र है NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, खाने का सोडा NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कह देते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये पॉइंट लगा के जो 10 H2O है और यहाँ पर POP के अंदर आधा H2 है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, तो क्रिस्टलन जल है, आगे करेंगे तसल्ली से। धोने का सोडा Na2CO3, POP CaSO4 आधा H2O और जिप्सम CaSO4 2 H2O। मोटा मोटी यही है कि ये 2 एटम जल के थे, इनमें से अगर 1.5 निकल जाए तो ये POP बन जाता है। बच्चों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो पूरा करता हूँ। कल के वीडियो का इंतज़ार करें और आपके आसपास, मैं बार बार कहता हूँ, जो बच्चे कक्षा 10 में है वही देखेंगे। मैं कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहा, मैं मनोरंजक वीडियो भी नहीं बना रहा, मैं केवल पढ़ाई के वीडियो बना रहा हूँ। और जाहिर सी बात है वही देखेगा जिसके पेपर में आने वाला है। कभी भी सबसे ज़्यादा अंक सबसे होशियार बच्चे के नहीं आते, अंक उसी के आएंगे जो नियमित रूप से पढ़ता है। तो अगर आपको 90% का टारगेट आपने रखा है तो नियमित पढ़ना पड़ेगा। ओम प्रकाश ढाल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।